हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं वाजिद आपके अपने चैनल खान एक्सेलेंट रिसर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आप वीडियो में ज़रूर देखे थे कि ठोस द्रव गैस किस प्रकार के गुण होते हैं, उनके ठोस द्रव गैस की परिभाषा समझे थे। इस वीडियो में हम ठोस द्रव गैस का आपस में परिवर्तन समझते हैं, यानी पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन एक दूसरे में कैसे होता है, उनको क्या कहते हैं, किस टेम्परेचर पर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष चर्चा होगी। देखिए, तो सबसे पहले हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन यानी ठोस द्रव गैस, 3 बॉक्स बनाया हुआ है। ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदला, और गैस से सीधे ठोस में बदला, और ठोस से सीधे गैस में बदला। इन सभी प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, एकदम शॉर्टकट में समझाया गया है। ठोस जब द्रव में बदलता है तो देखिए यहाँ तीर बनाए हैं कि ठोस जब द्रव में बदलेगा तो उसे हम बोलेंगे गलना। क्या बोलेंगे? गलना। और जब द्रव कोई ठोस में बदलता है उसे बोलते हैं जमना। सिंपल में समझिए, पानी है, अगर उसको फ्रीज करते हैं तो बर्फ का ठोस बनता है, एक सॉलिड हो जाता है, यानी लिक्विड किस में बदला? सॉलिड में। यानी जल जब ठोस में बना तो उस चीज़ को हम बोले कि जमना, यानी जम गया। ठीक है, उसके बाद अगर वही ठोस बर्फ जब पानी बनता है तो बोलते हैं कि बर्फ गल गया, यानी ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। उसी प्रकार जब द्रव का गैस में बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पन। यानी जब पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बन के उड़ने लगता है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं भाप बन के उड़ गया। तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है, और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, संघनन यानी जैसे देखिए गैस द्रव में कैसे बदलता है समझिए। अगर कोई बर्तन में पानी आप गर्म कर रहे हैं, उस पर यदि कोई ढक्कन लगाते हैं तो ढक्कन लगाने के बाद जब पानी गर्म करेंगे तो ढक्कन पर पानी की बूंद जाके चिपकती है, और वो फिर से पानी बन के यानी भाप बना, फिर भाप बन के बाद ढक्कन लगाए तो बूंद के रूप में कन्वर्ट हुआ, फिर वह बूंद पानी में गिर जाता है। यानी गैस का पानी में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। यानी गैस को जब पानी में बदलते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको संघनन कहते हैं। ठीक है, और जब द्रव गैस में बदलता है तो वाष्पन कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन और गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन, ये इसमें आईएमपी पॉइंट है, ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईटीआई, क्लर्कल, पॉलिटेक्निक जैसे चुटपुटिया एग्जाम में बार बार एक प्रश्न पूछता है कि ठोस गैस में कैसे बदलेगा। तो ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। ध्यान समझिए, ऊर्ध्वपातन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और वाष्पीकरण, वाष्पन का वाष्पीकरण को समझते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा। ठीक है, वाष्पीकरण जो है हमारा, वाष्पीकरण यानी वाष्पन को ही बोलते हैं एक तरह से, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पीकरण। द्रव गैस में बदला, वाष्पन कह दिए, परंतु इस घटना को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण, अब सुनिए, ये वाष्पीकरण पॉइंट इंपॉर्टेंट बना। वाष्पीकरण कैसे होता है, कितनी बातों पर निर्भर करता है, इसको समझते हैं। तो वाष्पीकरण के लिए हम समझते हैं एक ट्रिक, छोटा सा। वाष्पीकरण के लिए ATHS, क्या समझते हैं? ATHS यानी वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण मतलब भाप का बनना, भाप बनकर उड़ना। तो इस ATHS को हम समझते हैं ध्यान से कि A का मतलब होता है एरिया ऑफ सरफेस, T का मतलब होता है टेम्परेचर, H का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, S का मतलब स्पीड ऑफ वाइंड। ठीक है, स्पीड ऑफ क्या बोलो? वाइंड। ये जो ATHS ट्रिक समझ गए। ठीक है, ATHS का मतलब, A का मतलब एरिया ऑफ सरफेस, T का मतलब टेम्परेचर, H का मतलब ह्यूमिडिटी, S का मतलब स्पीड ऑफ वाइंड। यानी वाष्पीकरण कितनी बातों पर निर्भर करता है? 4 बातों पर। गिन के 4 बात, और उस चारों को हम लिखे क्या? ATHS। अब ध्यान से इस प्रोसेस को पहले समझिए। अगर मान लीजिए किसी बर्तन में आप पानी रखे हैं, ठीक है ना, किसी बर्तन में आप पानी रखें और 10 लीटर पानी है किसी बर्तन में, और बर्तन का आकार बहुत बड़ा है, यानी उसका एरिया ऑफ सरफेस यानी उसके सतह का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, और उसी 10 लीटर पानी को एक पतली सी गिलास बना के रख दीजिए खूब लंबा, और उसको गैस के चूल्हे पर रखिए गर्म करने वाला, और एक थाली में उसको रखिए, उसमें गर्म कीजिए। किसमें से पानी सबसे पहले उड़ेगा? आप सिंपल में बता सकते हैं कि सर जिसमें क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका पानी पहले उड़ जाएगा, और जिसका एरिया कम होगा यानी ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार कितना, इतना छोटा, इसमें से कितना पानी निकलेगा, कितना भी गर्म करेंगे तो उतने में से ही निकलेगा। यानी एरिया यदि बढ़ा रहे हैं, अगर जिस बर्तन का एरिया बढ़ा के उसमें पानी रखते हैं और एक बर्तन का एरिया कम करके रखते हैं, तो किस में से पानी पहले उड़ा? तो पानी उड़ेगा जिसकी एरिया क्या होगी? ज़्यादा। यानी वाष्पीकरण सबसे पहले किस पर निर्भर करेगा? एरिया पर। एरिया ऑफ सरफेस किस पर निर्भर करेगा? एरिया ऑफ सरफेस। लिख देते हैं इसको, एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस का मतलब होता है
सतह का क्षेत्रफल, यानी उसके सतह का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है, कढ़ाई में पानी गर्म करते हैं या उससे भी बड़ा बर्तन में गर्म करते हैं, जितना बड़ा बर्तन होगा, जितनी उसकी क्षेत्रफल ज़्यादा होगी, उसमें से पानी उतना तेज़ी से ही उड़ेगा। अगर पतला क्षेत्रफल वाला कोई बर्तन रखेंगे गिलास, उसमें पानी भरेंगे तो उसमें पानी धीरे धीरे उड़ेगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ गए अच्छे से? चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने तेज वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण मतलब समझ चुके हैं आप कि जल का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। यानी तापमान यानी टेम्परेचर, तापमान आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे उतने तेज़ी से वाष्पीकरण होगा। किसी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें या किसी को 100 पर गर्म करें तो 100 वाला तेज़ी से उड़ेगा कि 10 वाला, यानी 100 वाला। यानी बात समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्पीकरण तेज हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब ध्यान से समझिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। हिंदी में इसको बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। और आर्द्रता का सीधा सीधा मतलब समझिए, नमी, वायुमंडल में नमी, ठीक है ना, वायुमंडल में नमी को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता। यानी नमी, जैसे जाड़े के दिन में वातावरण में, वायुमंडल में नमी ज़्यादा होती है और गर्मी के मई जून के महीना में नमी क्या कम होती है, तब समझ सकते हैं। गर्मी में अगर आप आर्द्रता कम होगी और जाड़े के दिन में आर्द्रता क्या होगी, ज़्यादा। आर्द्रता का मतलब सीधा सीधा समझिए, डरिए मत इस वर्ड से। आर्द्रता का मतलब नमी। अब बताइए, जाड़े में नमी ज़्यादा। अब सुनिए, अगर हम कहें कि जिस माहौल का आर्द्रता ज़्यादा होगा यानी नमी ज़्यादा होगी, क्या उसमें वाष्पीकरण तेज होगा? सिंपल में उदाहरण लीजिए, आप अपने कपड़े को जब सुखाते हैं, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा नमी होगा माहौल में, यानी आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो क्या कपड़ा जल्दी सूखेगा? नहीं सूखेगा, क्योंकि उसमें से वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, पानी उसी में का उसी में रहेगा, धीरे धीरे होगा। परंतु अगर यही आर्द्रता बहुत कम हो, अर्थात मई जून का महीना हो, यानी नमी ज़्यादा हो, ठीक है, तो नमी जब ज़्यादा होगी तो उस वक्त कपड़ा सुखाएंगे तो तुरंत 10-20 मिनट में सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें का वाष्पीकरण तुरंत हो जाता है। अर्थात यदि आर्द्रता बहुत अधिक है यानी नमी बहुत अधिक है तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, अर्थात जाड़े के दिन में कपड़ा धीरे धीरे सूखेगा। परंतु यदि आर्द्रता बहुत कम है, नमी बहुत कम है, यानी एकदम माहौल सूखा सूखा है, तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। समझ में आया? यानी आर्द्रता का इन्वर्स हो गया। आर्द्रता अगर बढ़ी है तो वाष्पीकरण धीरे होगा, यदि आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण तेज होगा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं स्पीड ऑफ वाइंड, ठीक है ना। एस का मतलब स्पीड ऑफ वाइंड, स्पीड ऑफ वाइंड इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, हवा की गति, ठीक है। स्पीड ऑफ वाइंड हवा की गति, ठीक है, स्पीड ऑफ वाइंड हवा की गति। अब बताइए, आप मान लीजिए खिड़की उड़की पर कभी कपड़ा सुखाए होंगे टांग के, जब हवा चलता है तो खिड़की पर कपड़ा रखेंगे तो जल्दी सूखेगा कि इस तरह से कहीं खुले माहौल में जहाँ पर हवा एकदम नहीं है, बंद माहौल में रखेंगे तो सूखेगा। ध्यान समझिए, यदि बहुत तेज़ हवा है, कूलर है, पंखा है, उसके सामने यदि आप कपड़ा रखते हैं तो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उस कपड़े के अंदर जो नमी होती है, उसके अंदर जो पानी होता है, वो हवा के माध्यम से उड़ जाता है। यानी हवा तेज हुई, पानी जल्दी उड़ा। हवा नहीं है, एकदम हवा नहीं है, वहाँ रखेंगे तो कपड़ा देर में सूखेगा। रीजन इसके पीछे, यदि स्पीड ऑफ वाइंड यानी स्पीड ऑफ वाइंड बढ़ाते हैं, स्पीड ऑफ वाइंड यानी हवा की गति को बढ़ाते हैं, यानी वायु की गति बढ़ाते हैं, तो आर्द्रता वाष्पीकरण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वायु की गति को कम कर दें तो वाष्पीकरण कम रहेगा, धीरे धीरे होगा। समझ गए? यानी इस ट्रिक को आप समझ सकते हैं, खूब अच्छे से पढ़िए। ये सवाल वाष्पीकरण वाला रेलवे, एसएससी, बैंकिंग हर जगह आता है। साइंस का क्वेश्चन अगर आता होगा तो निश्चित ये सवाल फंसेगा आपसे। एकदम विश्वास करके पढ़िए, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। ATHS 4 वर्ड याद करने, ATHS क्लास 9 के भी बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ATHS, ठीक है ना। एरिया ऑफ सरफेस, सतह का क्षेत्रफल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आर्द्रता, एस मतलब स्पीड ऑफ वाइंड। समझ गए? अच्छे से क्लियर है? सभी चीज़ को देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, जिसको हम समझते हैं आराम से, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ये जो ऊर्ध्वपातन है, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको बोलते थे वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब समझिए, ऊर्ध्वपातन यहाँ देखिए, ठोस का सीधे गैस में बदलना, ठोस का सीधे गैस में बदलना। यानी यदि कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए, द्रव वाली अवस्था उसको नसीब ही ना हो। जैसे समझिए, मान लीजिए आप अपडेट हुए, पैदा हुए, मान लीजिए, ठीक है, और अपडेट मतलब जनरेट मतलब पैदा होना, ठीक है, पैदा हुए और आप धीरे धीरे जवान हो रहे हैं और अचानक आपका जवानी छिन जाए, सीधे बुढ़ापे में पहुंच जाए। ऐसा संभव है? नहीं होता है, परंतु हाँ, विज्ञान की भाषा में ऐसा संभव है। ठोस से सीधे कहाँ?
गैस में बदल जाता है। बेचारे को द्रव की अवस्था नसीब ही नहीं होती है, ध्यान से समझिए। जैसे ठोस गैस में बदला, कैसे बदला? द्रव वाली अवस्था इसका गायब, द्रव बनेगा ही नहीं। ऐसे मात्र 2-3 पदार्थ हैं, उसको ध्यान से समझिए। ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो है हमारे पास, सबसे पहला पदार्थ है ऊर्ध्वपातज, ठीक है, जिसका नाम है कपूर, ठीक है। कपूर एक है ऊर्ध्वपातज पदार्थ, जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। दूसरा हो गया नौसादर, क्या बोलते हैं? नौसादर। एक है नेफ्तालीन, जिसका नाम है नेफ्तालीन। तो कपूर, नौसादर और नेफ्तालीन वगैरह वगैरह 2-3 पदार्थ और हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनको याद कैसे करेंगे? तो याद कर लीजिए, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर नहीं, नौसाद कपूर याद कीजिए। क्या याद कीजिए? शक्ति कपूर, ऋषि कपूर नहीं, नौसाद कपूर पढ़िए, याद हो जाएगा। नौसाद कपूर, नौसादर और कपूर, ये 2 ऐसे पदार्थ हैं जिनका जवानी नसीब नहीं, सीधे कहाँ? बुढ़ापा। कहाँ से? बचपन से सीधे बुढ़ापा, यानी ठोस से सीधे कहाँ पहुँचेंगे? ये सब गैस में, द्रव वाली अवस्था ये सब का गायब, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे दोनों पॉइंट को। अब हम समझते हैं इन 3 बिंदुओं को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पहले, ठीक है, ले लीजिए। अब समझते हैं हम किसका? गलनांक, हिमांक और क्वथनांक, यानी ये जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, जमना, गलनांक, ठीक है। गलनांक ये सभी किसी न किसी टेम्परेचर पर हो रहे होंगे। अगर कोई बर्फ जल बना तो कोई न कोई तापमान मिला होगा। अगर जिंदगी भर उसको फ्रिज में रखेंगे तो कभी पानी बनेगा? नहीं बन सकता। यदि कभी पानी को बर्फ बनाना है तो उसको ऐसे रख के थोड़े बनाएंगे, बन जाओ देवी माता बन जाओ, नहीं बनेगा, उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। समझ गए? कैसे बनेगा? ध्यान सुनिए। तो जिस चीज़ पर बनता है उन तापमानों को हम क्रमशः गलनांक, हिमांक, क्वथनांक कहते हैं। समझते हैं सबको एक एक करके, ठीक है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। गलनांक मतलब क्या? मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक ये एक प्रकार का वह ताप होता है जिस पर, देखिए गलना इधर लिखा हुआ है, गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ, ठोस मतलब गलना वाला ताप बिंदु को गलनांक कहते हैं। गलेगा कौन? पानी गलेगा? नहीं, बर्फ गलेगा। यानी बर्फ क्या है? ठोस है। यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाए, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो रहा है, उस तापमान को हम गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। यानी वह ताप, यानी वो ताप को याद कीजिए, जिस ताप पर आप बर्फ को पानी बना रहे हैं, उसी ताप को हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे, ठीक है। बर्फ तो उदाहरण है, ठोस द्रव में बदले गलनांक, सबका गलनांक अलग। अब लोहा को ले लीजिए एग्जाम्पल में, लोहा, क्या लोहा इसे रख देंगे तो गलेगा? नहीं गलेगा, उसके लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो लोहा भी गल के द्रव बनेगा, ठीक है। तो उस लोहा का गलनांक अधिक हो गया, बर्फ का गलनांक कम है, समझ गए? इसी तरीके से उसके बाद हिमांक बिंदु हम समझते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, ठीक है। हिमांक मतलब पहले समझिए, हिम मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, यानी बर्फ बनने वाला बिंदु, यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किसमें? बर्फ में, यानी ठोस में परिवर्तित हो जाए, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाए, उस तापमान को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, अर्थात हिमांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हम समझते हैं, हिमांक का एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए हमसे। जैसे मान लीजिए वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदला, यानी पानी है, तो पानी को ठोस में बदलने के लिए उसका कोई तापमान होना चाहिए। तो उसी तापमान को, जिस तापमान पर पानी किस में बदल रहा है? बर्फ में या ठोस में, उसको हम बोल देंगे क्या? उस पदार्थ का हिमांक बिंदु यही है। इसी तापमान पर इस असुरा बर्फ में बदला था, इसलिए अगर हिमांक बिंदु वह रहेगा, ठीक है। अब बदल रहे हैं हम क्या? क्वथनांक को समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग होना, समझ रहे? उबलना। अब देखिए, उबलेगा कौन? बर्फ उबलता है? नहीं, पानी उबलता है, समझिए, जल। यानी जल एक प्रकार का द्रव है, जल क्या है? द्रव है। और उबलेगा तो किस में जाएगा? बर्फ में कि गैस में? गैस में जाएगा, सबको बताए, ठीक है। तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाए, द्रव है सीधे गैस में जाए, द्रव से कहाँ? पानी का वाष्प बनना, यानी द्रव से गैस में, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाए, उस तापमान को हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं या क्वथनांक ताप कहते हैं। इंग्लिश में उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आया? मेल्टिंग, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए, अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बैंकिंग, SSC, रेलवे, GD सब एग्जाम में आते रहते हैं, समझते हैं इनको। जल का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक बिंदु मतलब अभी पढ़े, हिमांक मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ
ठोस में बदल जाए, हिम में बदल जाए, हिम मतलब ठोस में बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब पानी को आप ठंडा करेंगे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे तो पूरी तरह से बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रोसेस शुरू होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखिएगा इस बात को, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह प्रोसेस चालू होती है, जल का बर्फ बनना, और 0 पर जाके पूरी तरह से जल बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जल का हिमांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 पर यह हिम में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा पानी। फिर जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाले बिंदु, यानी जो पानी है कब उबलने लगता है और एकदम उस पोजीशन में चला जाता है जहाँ से वो सीधे किस में, गैस में बदल जाएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को भी याद रखिएगा, जल का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद है बर्फ का गलनांक, यानी बर्फ जो है वो गलता किस पर है, किस तापमान पर, तो बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बर्फ है तो 0 से जो वहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे गलने लगेगा, और जब जल को जो वहीं बर्फ पर लाएंगे तो 4 पर धीरे धीरे 0 पर आके बर्फ बन जाएगा। दोनों एक दूसरे से मिलते हुए, ध्यान समझिए, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।